स्टूडेंट्स, इस समय हमारे सामने है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 2.4 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इस तरह है, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन द लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट शुड बी मोलरिटी ऑफ सच सैंपल of the acid if the density of the solution is 1.504 gram per milliliter। Dear students, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको डिटरमाइन करना है मोलरिटी। ये डिटरमाइन मोलरिटी करना है, ठीक है। हमको डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दे रखा है 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक। एक और बात, 68% बाय मास, ये भी हमको 68% बाय मास दे रखा है, ठीक है। आपको पता है 68% बाय मास का मतलब क्या होता है? 68% बाय मास का मतलब होता है, आप इस तरह से, ये 68% है तो आप परसेंट हटा दो तो यहाँ हो जाएगा 68/100, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि 68 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर हम फिर से आते हैं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम फिर से बताते हैं। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इस क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट कर दूं, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर हो तो इस अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी? देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहली बात ये बताई जा रही है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये डेंसिटी दी है, डेंसिटी यानी विलयन का घनत्व दिया है 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर दिया है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है? मोलरता, यानी कि मोलरिटी फाइंड करना है। एक और बात, आपको द्रव्यमान की दृष्टि से 68% जलीय विलयन दिया हुआ है, तो इस 68% का मतलब होता है कि आप 68% है आपके पास, परसेंट हटाओ, ठीक है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि 100 ग्राम विलयन में 68 ग्राम विलेय पदार्थ के क्या है? उपस्थित होते हैं, ठीक है। 100 ग्राम विलयन में 68 ग्राम विलेय पदार्थ इसमें घुला हुआ होता है, या 68 ग्राम विलेय पदार्थ इस 100 ग्राम विलयन में उपस्थित होता है, ठीक डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैंने आप दोनों के लिए पढ़ दिया है। अब इस क्वेश्चन में आपको मैं एक बात बताऊं डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपको डेंसिटी देते हैं, किसी भी प्रश्न में जब भी आपको घनत्व देते हैं, तो ये वाला फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, D=m/v। यहाँ पर D डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का घनत्व, m मास ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का द्रव्यमान, v वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन, यानी कि D डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, m मास ऑफ सॉल्यूशन, v वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। दूसरी बात, आपको फाइंड क्या करना है? आपको मोलरिटी यानी मोलरता निकालना है, तो इसका फार्मूला भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ये देखिए, ये मोलरिटी का फार्मूला है, कैपिटल M = WB/MB × 1000/V। यानी जब भी आपको मोलरिटी यानी मोलरता ज्ञात करना हो, मोलरिटी फाइंड करना हो, तो ये वाला फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। अब यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में बता दूं कि कौन सी क्या चीज़ हैं यहाँ पर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर WB ये क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है, यानी विलेय की मात्रा है। MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ये विलेय का आणविक द्रव्यमान है। और V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये विलयन का आयतन है। और यहाँ पर ये जो कैपिटल M है, इसको हम लोग बोलते हैं मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैपिटल M को हम मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर ये मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है, और जो स्मॉल m होता है वो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है डियर, हमको यहाँ पर देखो, हमको मोलरता यानी कि हमको मोलरिटी फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो कैपिटल M है, ठीक है, ये क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये क्या है डियर, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मुझे कैपिटल M लिखना पड़ेगा, ठीक। तो कैपिटल M ये हो जाएगा मोलारिटी, ये है RITY, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन की मोलरता, ये विलयन की मोलरता, ठीक है। देखो क्या है कि यहाँ पर ये फार्मूला मैंने बता दिया। अभी हम मोलरिटी निकालेंगे, अभी हम मोलैलिटी निकालेंगे, अभी हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमको मोलरिटी निकालना है, इसीलिए कैपिटल M, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन की मोलरता, ठीक है। तो अब आपको ये आइडिया लग गया कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपको डेंसिटी देते हैं तो D = M/V, ये फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। और आपको मोलरिटी निकालना है तो कैपिटल M = WB/MB × 1000/V होना चाहिए, ठीक है। और अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, इस क्वेश्चन में हमको दिया था 68% बाय मास। तो देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ लिखा है 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन मीन्स 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ये परसेंट में देते हैं तो मैंने क्या बताया आपको, जैसे ये 68% दिया है तो आप परसेंट हटाओ, अपॉन में क्या लाओ, 100 लाओ, तो 68 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो ये जो 68 है ये सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है, विलय की मात्रा होती है, और नीचे जो 100 है ये मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, यानी कि विलयन का द्रव्यमान होता है। यानी कि इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 68 ग्राम सॉल्यूट का क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में रखना कि जब भी बाय मास आता है तो आप समझ जाना कि बाय मास का मतलब क्या होता है। एक बार मैं फिर से इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर करूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर अगर मैं आपके लिए एक बात करूं, जैसे ये देखिए ये 68% बाय मास, मान लो ये वर्ड आता है, ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसे आता है 68% W/W, ठीक है। तो इसका मतलब बाय मास, इसका मतलब भी बाय मास होता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, परसेंट हटाओ, परसेंट हटाया तो नीचे क्या आ गया डियर, 100 आ गया। अब बाय मास है या W है, इसका मतलब इधर भी G लिख लो, इधर भी G लिख लो, ठीक है। बाय मास का मतलब होता है ग्राम ग्राम। अब ये जो क्वांटिटी होती है ये आपको पता है सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है, और ये जो क्वांटिटी होती है ये सॉल्यूशन की क्वांटिटी होती है। यानी कि ऊपर जो है ये विलय की मात्रा यानी सॉल्यूट की क्वांटिटी, नीचे विलयन की मात्रा यानी कि सॉल्यूशन का मास, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया, चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए तो यहाँ पर मैंने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। देखिए आप जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल ये इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा, 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन मीन्स 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। हिंदी में सुने, द्रव्यमान के अनुसार 68% नाइट्रिक अम्ल का अर्थ है कि 68 ग्राम नाइट्रिक अम्ल 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमको डेंसिटी देते हैं तो D = M/V, ये आपको फार्मूला ध्यान में रखना है। अब आपको पता है कि D = M/V, ये फार्मूला आपके पास है, तो ये क्यों है, तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये मोलरिटी आपको फाइंड करना है, मोलरता निकालना है, और मोलरिटी निकालने के लिए आपके पास क्या है, वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम जो है वो इसी फार्मूले से ही आएगा। तो आप क्या करेंगे, D = M/V होता है, तो V को इधर खिसका दो, D को नीचे खिसका दो, तो अब हमारे पास ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर M मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया डियर, ये देखिए 100 ग्राम, तो M की जगह आपने 100 रख दिया। डेंसिटी कितनी दी थी क्वेश्चन में, वो आपको पता है डेंसिटी कितनी दी थी, 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर, ये आपने लिख दिया। अब जब 100 में 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर का डिवाइड करोगे आप,
तो आपको पता है ग्राम से क्या ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और ये पर मिलीलीटर है, जब ऊपर जाएगा तो किस में आंसर आएगा, मिलीलीटर में। तो 100 में जब आप 1.504 का डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 66.4। तो ये क्या आ गया, आपका वॉल्यूम यानी आयतन आ गया। ठीक है, अब आपको मोलरिटी निकालना है। ये देखिए, तो फार्मूला क्या है इसका, कैपिटल M इक्वल टू WB/MB इंटू 1000/V। अब देखिए यहाँ पर जो WB है वो WB क्या है, 68 ग्राम। ये देखो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन तो हमने यूज़ कर लिया। अब ये जो 68 ग्राम है ये सोल्यूट की क्वांटिटी है, यानी कि WB है, ये विलय की मात्रा है, तो इसको हम WB की जगह पे रखेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, WB 68 ग्राम लिख दिया। और इस नाइट्रिक एसिड का जो मोलर मास है, नाइट्रिक अम्ल का जो आणविक द्रव्यमान है वो 63 ग्राम पर मोल, ये हमने लिख दिया। ठीक है, वॉल्यूम आपको पता है कितना आया, 66.4 मिलीलीटर, ये आपने ये कैसे लिख दिया। आपको निकालना क्या था, कैपिटल M, आपने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब आपने WB की जगह देखो 68 रख दिया, MB की जगह 63 रख दिया, V की जगह 66.4 रख दिया। जब आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 16.25। ठीक है, बिकॉज आप मोलरिटी फाइंड कर रहे हो तो लास्ट में आप M लिख देना। अगर आप मोलालिटी फाइंड करते तो लास्ट में स्मॉल m लिख देते। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट यानी इसका मात्रक हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका भी मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर वाले में नीचे वाले का डिवाइड करना है। तो आपको m इक्वल टू 16.25 ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का डियर क्या हो चुका है, ये आंसर हो चुका है। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। तो अब अगर अभी भी ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम क्वेश्चन को और भी आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए जो है दूर हो जाएगी। ठीक डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम एक नए क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस समय हमारे पास है NCERT का एक्सरसाइज का 2.5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन जरा सुने। क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% W/W। ये वही है 10% बाय मास। ठीक है, व्हाट वुड बी द मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन if the density of solution is 1.2 gram per milliliter then what shall be the molarity of the solution। देखो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको इस क्वेश्चन में 3 चीज़ों को डिटरमाइन करना है। पहले देखिए, आपको मोलालिटी निकालना है, फिर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, फिर देखिए आपको मोलारिटी निकालना है, यानी दैट इज अ 1, 2 एंड दैट इज अ 3। जो क्वेश्चन हमने पहले किया उससे इस क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। पहले मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पढ़ दूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W है। विलयन की मोललता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश मोल प्रभाज क्या है। यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर हो तो विलयन की मोलरता क्या होगी। अब देखिए, इस प्रश्न में आपको मोलरता निकालना है, आपको मोल प्रभाज यानी मोल अंश निकालना है, और आपको यहाँ पर मोललता फाइंड करना है यानी मोललता ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले हमने किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ देखिए आप, जैसे 10% W/W दे दिया, तो इसको टेंशन की जरूरत नहीं है। आप 10 लिखो, परसेंट हटाओ, अपॉन 100 लिख दो। W का मतलब होता है W/W, मतलब ये भी G और ये भी G। इसका मतलब ये होता है 10 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, यानी कि 10 ग्राम विलय की मात्रा 100 ग्राम विलयन में उपस्थित होगी। बस ये तो इसका मीनिंग है ना। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% W/W मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज
सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये देखिए, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जो मैं आपके लिए बहुत अच्छे से एक बात को क्लियर कर दूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको डेंसिटी क्वेश्चन में देते हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला दिमाग में रखना है, D = m/v, ठीक है। अगर आपको मोलरिटी निकालना है कैपिटल M, तो ये वाला फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि M निकालना है तो WB/MB × 1000/V। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में मोलालिटी निकालना हो, मोलालिटी यानी स्मॉल m निकालना हो, तो स्मॉल m निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है, ये देखिए, ये फार्मूला होता है यहाँ पर, स्मॉल m = WB/MB × 1000/WA। अब यहाँ पर ये WB आपको पता है, WB क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है, ये विलय की मात्रा है। MB क्वांटिटी, माफ करना, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ये विलय का आणविक द्रव्यमान है MB। और WA मास ऑफ सॉल्वेंट है, यानी कि विलायक का द्रव्यमान है। इसको मास ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं और क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल जो m है इसको हम बोलेंगे मोलालिटी, यानी स्मॉल m बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम मोलालिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। बाद में हम मोलारिटी कैपिटल M फाइंड करेंगे और फाइनली हम मोल फ्रैक्शन को फाइंड करेंगे। तो इसीलिए आपको ये मोलालिटी का फार्मूला बताना बहुत ज़रूरी था। ये देखिए, मोलालिटी में क्या होता है, WB/MB × 1000/WA, ठीक है। मोलालिटी में यहाँ पर ये WA है, इसको हम लोग बोलते हैं मास और क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की मात्रा या विलायक का द्रव्यमान। WB तो आपको पता है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, विलय की मात्रा। MB का मतलब आपको पता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और स्मॉल m यानी मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब जब भी आप मोलरिटी निकालते हो डियर स्टूडेंट्स, तो आपको एक पॉइंट और क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए वो है पॉइंट ये, देखिए, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट होता ही है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, ये होता ही है। ये क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। यानी विलयन का द्रव्यमान बराबर विलायक का द्रव्यमान प्लस विलय का द्रव्यमान, ये होता ही है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मास ऑफ सॉल्यूट दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी कि विलायक का द्रव्यमान और विलय के द्रव्यमान को आप जोड़ दोगे तो विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है इस क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, WA चाहिए, यानी विलायक का द्रव्यमान चाहिए। तो वो हमें इस फार्मूले से ही फाइंड होगा, इस सूत्र से ही क्या होगा, ज्ञात होगा। अब जरा देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में फिर से देखते हैं क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमने सीखा था 10% W/W। स्टूडेंट्स 10% W/W, ये 10% W/W का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आप परसेंट हटाओ नीचे 100 आ जाएगा, तो 10/100। इसका मतलब होता है कि 10 ग्राम ये जो है ये सॉल्यूट है, ठीक है, और 100 ग्राम ये क्या है डियर, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो एक्वस सॉल्यूशन है, यानी जलीय विलयन है, ठीक है। तो बता रहा हूँ मैं कैसे, देखिए आपके पास फार्मूला क्या है, फार्मूला आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यानी विलयन का द्रव्यमान बराबर विलायक का द्रव्यमान प्लस विलय का द्रव्यमान। आपको पता है कि विलयन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 100, ये आपने लिख दिया। आपको मास ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का द्रव्यमान, विलायक यहाँ पर कौन है, सॉल्वेंट यहाँ पर कौन है, वाटर है, ठीक है, याद रखना, वो अपन को क्या करना है, निकालना है। और 10 ग्राम सॉल्यूट तो दिया ही था। अब हमको क्या करना है, इस मास ऑफ सॉल्वेंट विलायक के द्रव्यमान को हमने यहाँ का ही रहने दिया, इस 10 को हम इधर लाते हैं, तो 100 में से जब 10 माइनस हो जाएगा तो यहाँ 90 ग्राम बचेगा। तो ये जो 90 ग्राम बचा है ये क्या है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मास ऑफ H2O यानी कि विलायक का द्रव्यमान, यानी कि H2O का द्रव्यमान कितना है यहाँ पर, 90 ग्राम। देखो ये आ चुका है, ठीक है, यानी WA हमें यहाँ से मिल चुका है, ये क्या डियर, WA, ठीक है।
अब आपके लिए बहुत इजी हो गया। देखिए फार्मूला क्या आपके पास, स्मॉल m इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू है। अब देखिए ये जो 10 ग्राम है ये सॉल्यूट यानी कि डब्ल्यू बी 10 हो गया, डब्ल्यू ए 90, ये देखिए ये 90 हो गया, ठीक है। एम बी आपको बता रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। तो ग्लूकोज का जो मोलर मास है, ग्लूकोज का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना है 180 ग्राम पर मोल, क्योंकि जो डब्ल्यू बी, क्योंकि ये 10 ग्राम जो है ये ग्लूकोज की क्वांटिटी है, ये ग्लूकोज की क्वांटिटी, ग्लूकोज की मात्रा है। तो मोलर मास भी क्या होगा डियर, ग्लूकोज का ही होगा, ठीक है। इसलिए डब्ल्यू बी 10 और मोलर मास 180, ये ग्लूकोज इंटू 1000 अपॉन 90, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ वाटर ये 90 जो कि हमने अभी निकाला, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.61 m। देखो ये मोलैलिटी हमसे आ चुकी है, ये मोलैलिटी को डियर हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ डियर, ये मोलैलिटी फाइंड हमारी हो चुकी है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हमें मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये मोलैलिटी का फार्मूला है कैपिटल M इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन वी। अब आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं गिवन नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को देखते तो क्वेश्चन में आपको डेंसिटी जरूर दी जाती है, तो जो डेंसिटी दी जाती है वो वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए दी जाती है या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए दी जाती है। ये देखिए इस क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दी है, इसको देखिए आप यहाँ पर, ये 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर मिलीलीटर में हमेशा डेंसिटी यानी विलयन का घनत्व ग्राम पर मिलीलीटर में होता है, ये देखिए, ठीक है। तो आप डी की जगह क्या रख दोगे 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, है ना। क्यों, क्योंकि आपको पता है डियर, क्योंकि आपको यहाँ पर कैपिटल M निकालना है, तो कैपिटल M में आपको वॉल्यूम चाहिए, तो फार्मूला क्या है D इक्वल टू एम अपॉन वी होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ करना क्या है, आपको यहाँ पर V को उधर ले जाना है, ठीक है, और D को क्या करना है नीचे लाना है। तो बिकॉज ये होता है इसीलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे M अपॉन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये V। तो देखिए M की जगह पर आपने क्या रख दिया, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ये रख दिया। अब डेंसिटी को अगर आप नीचे लाते हो तो ये 1.2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या फाइंड हो जाएगा डियर वॉल्यूम, ये देखिए, ठीक है। ये V इक्वल टू M और D यानी डेंसिटी। अब 100 में जब 1.2 का आप डिवाइड करोगे तो 83.3 मिलीलीटर ये आपका क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा, आ गया वॉल्यूम। बस देखो ना WB आपके पास 10 ग्राम है, मोलर मास ग्लूकोज का आपको रखना ही है, ठीक है। वॉल्यूम आपका आ चुका है 83.3 ये रख दिया। अब मोलरिटी आपको फाइंड करना तो हो जाएगी, रखिए। ये रखने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे डियर तो आपके पास आंसर आएगा 0.67 m। तो ये आपकी मोलरिटी क्या हो जाएगी फाइंड हो जाएगी, आपका मोलरता का निर्धारण हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमको मोल फ्रैक्शन भी निकालना है, मोल अंश या मोल प्रभाज भी निकालना है। अब ये जो मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन या मोल अंश जो होता है ये होता क्या है, तो पहले हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। तो डियर स्टूडेंट सुनिए, मोल फ्रैक्शन को डिफाइन अगर हम करें तो आपको पता होगा कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट, इसका जो रेशियो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्योंकि आपको पता है इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, इट इज़ द रेशियो द नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल प्रभाज को हिंदी में सुने, किसी भी एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। एक बार फिर से सुनो, किसी भी एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि मोल फ्रैक्शन में क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट ऊपर आएगा और अपॉन में क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ मोल ऑल कंपोनेंट, ये हमेशा क्या आएंगे नीचे आएंगे। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, देखो जैसे मान लो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझाने की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरह समझ में आएगा, जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ये मोल फ्रैक्शन है,
और मैं किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो ऊपर क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए को लिखेंगे, लेकिन नीचे हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट, ठीक है। आपको पता है सॉल्यूशन में दो ही चीज़ें होती हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अगर ये सॉल्वेंट है तो नीचे क्या होगा, सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट भी होगा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। अभी भी समझ में नहीं आया, एक बार फिर से देखिए। जैसे मान लो आप बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, तो आप इस बी के नंबर ऑफ मोल को तो ऊपर लिखोगे, लेकिन नीचे क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल एन ए प्लस एन बी को नीचे लिखोगे, ठीक है। जब इसमें इसका डिवाइड कर दोगे तो आपको इसका मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन हो जाएगा। बस यही तो बात है। अब देखिए यहाँ पर भी वही बात आएगी। देखिए यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, आपको ग्लूकोज एंड वाटर दोनों के मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर आप ग्लूकोज एंड वाटर दोनों के मोल फ्रैक्शन फाइंड करना चाहते हो तो नेचुरल है कि आपको दोनों के नंबर ऑफ मोल भी निकालना पड़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपके लिए यहाँ पर एक बात बोलूँ, देखिए जैसे ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक्स मोल फ्रैक्शन कर दिया, सपोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन लिख दिया, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर ग्लूकोज के आएंगे C6H12O6, ये देखिए। और अपॉन में क्या होता है डियर, अपॉन में नंबर ऑफ मोल C6H12O6 ग्लूकोज के तो आएंगे ही। अब ग्लूकोज का सॉल्यूशन किसके साथ बना था, वाटर के साथ, तो वाटर के भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, ये देखिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर आप ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हो तो नेचुरल है कि उसके नंबर ऑफ मोल को ऊपर लिखेंगे और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल का उसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसीलिए नंबर ऑफ मोल की जरूरत आपको इसकी भी पड़ेगी और इसकी भी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल निकालना है किसके, ग्लूकोज के, ठीक है। तो आपको पता है ग्लूकोज की क्वांटिटी कितनी थी, 10, इसमें हमने मोलर मास का डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप नंबर ऑफ मोल निकालना चाहते हो n, तो इसका फार्मूला आपको पता है, क्वांटिटी अपॉन मोलर मास, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ मोल निकालना चाह रहे हो तो क्वांटिटी अपॉन मोलर मास, तो ग्लूकोज का अगर आप नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हो तो ग्लूकोज की क्वांटिटी अपॉन ग्लूकोज का मोलर मास, यह रख दिया आपने, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे किसके, ग्लूकोज के। सिमिलरली अगर आप वाटर का नंबर ऑफ मोल निकालना चाह रहे हो तो ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी है वाटर की आप यहाँ लिखेंगे और इसका मोलर मास नीचे लिखेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ मोल वाटर के आ चुके हैं और नंबर ऑफ मोल यहाँ पर ये ग्लूकोज के आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है जैसे ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल ये हैं, इनको ऊपर लिखो और अपॉन में टोटल को लिखो, यानी दिस एंड दिस, ये लिख दिया। अब इनको ऐड करोगे तो ये आ गया, जब इसमें डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ गया। तो ये ग्लूकोज का क्या आ जाएगा डियर, मोल फ्रैक्शन, ये ग्लूकोज का मोल अंश आ गया। इसी तरह से अगर आप वाटर की बात करते हैं, वाटर का मोल प्रभाज निकालना है, वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप वाटर के नंबर ऑफ मोल, जैसे 5 थे ये देखो, इसको आपने ऊपर लिखा और अपॉन में क्या करना, टोटल, यानी कि दिस प्लस दिस, तो एडिशन करने पे तो ये आएगा, योग करने पर इसमें आपको इसका डिवाइड करना है, तो इसका आंसर आएगा ये 0.99। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मोल प्रभाज और मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन आपको उस क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे लिए एक नया क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आपके सामने उस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं जिसमें हमको मोल फ्रैक्शन जो है फाइंड करना है। ये देखिए, और ये है एनसीईआरटी का इंटेक्स का 2.2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देखिए इसको। देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का। देखो इसके अंदर सिर्फ बेंजीन का ही मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है।
अच्छा, क्वेश्चन फिर से सुनो। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये क्वेश्चन भी देखिए काफ़ी इजी है, इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हमको करना है इसके अंदर। तो देखिए पहले हिंदी में सुने। 1 विलियन में बेंजीन का द्रव्यमान के अनुसार 30% कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुला हुआ है, तो बेंजीन का मोल अंश या मोल प्रभाज ज्ञात करो। फिर से सुनो। 1 विलियन में बेंजीन का द्रव्यमान के अनुसार 30% कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुला हुआ है, यानी बेंजीन का 30% जो है, यानी बेंजीन का 30%, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड सॉल्यूशन में क्या है, घुला हुआ है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपके लिए कैसे, देखिए यहाँ पर इन्होंने पहले ही बोला है 30% बेंजीन, बेंजीन, ठीक है, और क्या बोला इन्होंने, 30% बेंजीन, ठीक है। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड में क्या डिजॉल्व है, इसका मतलब क्या निकला, आप जरा सोचिए, परसेंट हटाओ तो 30 अपॉन क्या आ जाएगा डियर, ये 100 आ जाएगा। अब 30 ग्राम ये तो हो जाएगा बेंजीन, ये 30 ग्राम क्या हो गया डियर, बेंजीन हो गया, ठीक है। और इसका मतलब ये 100 ग्राम क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, 100 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इस 100 में से, क्योंकि आपको पता है, ये देखिए आप फार्मूला जानते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। ये देखिए, ये मास ऑफ सॉल्यूट, ये फार्मूला आप जानते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना दिया है, 100। अब मास ऑफ सॉल्वेंट आपको निकालना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको निकालना है, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया डियर, बेंजीन का 30, तो आप यहाँ पर 30 लिख दो। अब 30 को आप इधर ले जाओ, तो 100 - 30 इक्वल टू CCl4। तो यहाँ देखिए CCl4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 - 30, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डियर, 70। तो 70 क्या है, CCl4, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता तो चल ही गया होगा। अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, देखिए कि आपको निकालना क्या है, आपको मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालना है। तो नेचुरल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन ऊपर लिखेंगे, और अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखेंगे। अब नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपको पता है कि अगर आप बेंजीन का नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हो तो इसकी क्वांटिटी ऊपर लिखेंगे और बेंजीन का मोलर मास नीचे लिखेंगे। जब आप डिवाइड करोगे तो ये बेंजीन के नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के नंबर ऑफ मोल निकालना चाह रहे हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या निकालना चाह रहे हो, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्वांटिटी कितनी है, 70, जो मैंने अभी आपको बताई थी 70। तो 70 को आपने ऊपर लिख दिया, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मोलर मास होता है 154, यानी आणविक द्रव्यमान 154 होता है। इस 70 में 154 को आप डिवाइड करेंगे तो 0.454 ये क्या आ जाएगा, इसके नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या ये आ गई, और बेंजीन के मोलों की संख्या ये आ गई। अब आपको पता है कि आप बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो बेंजीन के मोलों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ये हैं, इनको ऊपर लिख दो, और अपॉन में क्या करना पड़ेगा आपको, बेंजीन के मोलों की संख्या एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन एंड नंबर ऑफ मोल्स कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों को आपने लिख दिया। दोनों को सम कर दो तो ये आ जाएगा, और 0.385 में जब 0.839 का डिवाइड करोगे तो 0.458 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो आंसर है ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, किसका, C6H6 का। कितना है, 0.458 ये आ गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ये बेंजीन का आपको आ चुका है। और वैसे भी एक बात है, इसमें अगर वो चाहता तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल फ्रैक्शन को भी निकालने को बोल सकता था, मगर उसने नहीं बोला। अगर सपोज मान लो वो बोल देता तो आपको एक फार्मूला दिमाग में रखना है, ये देखिए, XA + XB = 1। द एडिशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट ऑलवेज इज यूनिटी, ठीक है। विलायक का मोल प्रभाज एवं विलेय के मोल प्रभाज का योग सदैव क्या होता है, 1 होता है, ये दिमाग में रखो। अगर मान लो आप XB की वैल्यू सपोज ये है 0.458, ठीक है। XB को हम मान लेते हैं सपोज बेंजीन, ये मान लिया, और XA को हम लोग मान लेते हैं CCl4, ये मान लिया, ठीक है। आपको बेंजीन की तो वैल्यू पता है,
0.458, ठीक है, तो आप यहाँ रख दीजिए। तो एक्स ए प्लस इसकी वैल्यू रखो 0.458 आपने रख दी, इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 में आप 0.458 को क्या करोगे, घटा दोगे, तो ये एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस 0.458 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें, तो ये एक्स ए इक्वल टू, ये जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ये CCl4 का मोल फ्रैक्शन होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन होगा। अब जरा देखिए यहाँ पर ये 1 में से अगर आप 0.458 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैसे करोगे, देखिए यहाँ पर 0.458 है, तो यहाँ पर आप 1.000 ऐसे सपोज करेंगे, ठीक है। अब इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर ये आ गया 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 4 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा ये 5, ये आ गया, और यहाँ पर 0, तो इसका आंसर आएगा 0.542, तो ये इसका आंसर आ गया डियर, कितना आ गया 0.542, ये इसका आंसर आ गया, ठीक डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, ठीक डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।